नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। एक ऐतिहासिक कदम के तहत सागर जिले के देवरी विधानसभा के विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया ने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए एक सरकारी योजना को लागू किया है। इस पहल के तहत वे विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूटी वितरित कर रहे हैं और अपनी विधायक निधि के 10वीं कक्षा के छात्रों को 2100 और 12वीं कक्षा के छात्रों को 3100 का वित्तीय पुरस्कार दे रहे हैं। यह विधायक की ओर से किया गया एक अनोखा कदम है जो विकास और लाभ सीधे उनके क्षेत्रवासियों तक पहुंचाने का प्रयास है। माननीय मुख्यमंत्री जी की, डॉक्टर मोहन यादव जी की, उन्होंने कहा था कि हम बेटियों के लिए, बेटों के लिए जो अच्छा काम करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, उनको हम स्कूटी देंगे। और वो आज आप ज़मीन पे देख ही रहे हैं, सब बच्चों के हाथ में स्कूटी है। प्रोत्साहन और सम्मान, ये मेरे मन का भाव था। अभाव में पढ़ने वाले बच्चे, अभाव में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले परिवार, उनके पालक यदि इतना अच्छा काम करेंगे 75% से ऊपर, अभी एस बिटिया ने बताया कि उसके 89.9% मार्क आए हैं, वो सामान्य परिवार की बिटिया है। तो ऐसे बच्चों को की तरफ समाज का, सरकारों का, विभाग का काम की अधिकता के कारण ध्यान नहीं जाता है। मेरे मन में यह भाव था कि ऐसे बच्चों को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। तो उनका सम्मान भी किया मैंने आज, उनको प्रोत्साहन राशि भी दी। इससे एक स्वस्थ परंपरा प्रारंभ होगी और लोगों के मन में, बच्चों के मन में प्रतिस्पर्धा की भावना ही पैदा होगी। आज हमको 2100 मिले, हम और अच्छी पढ़ाई करेंगे और अधिक भी मिलेंगे। सवाल 2131 का है ही नहीं, सवाल उनके अंदर प्रतिस्पर्धा जागृत करने का है, उनका सम्मान करने का है। मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी विधानसभा में आज हम मौजूद हैं और यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की योजना को यहाँ के विधायक पटेरिया जी किस तरह से जमीन पर उतार रहे हैं। आइए हम आपको सुनाएंगे उन बच्चियों के माध्यम से जिन बच्चियों को आज यहाँ पर स्कूटी और विधायक ने अपनी निधि से उन्हें कुछ राशि और सम्मान दिया है। आज हम उनसे बात करेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? वर्षिका दीक्षित। वर्षिका दीक्षित, आप ये बताओ कि आज यहाँ इस सम्मान समारोह में आप आई हैं तो कैसा लग रहा है? पहले सर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पटेरिया जी ने जो हमें प्रोत्साहन राशि दी है उससे हमें तो प्रोत्साहन मिल ही रहा है। बाकी जो हमारी छोटे भाई बहन है जो अब आ रहे हैं 12वीं कक्षा में, यहाँ आगे जा रहे हैं, तो उनके लिए भी प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है कि हम भी और अच्छे से मेहनत करेंगे तो हमें भी ये राशि प्रदान होगी और शिक्षा में और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आपने कितने प्रतिशत यहाँ पे अभी प्राप्त किया है? सर 90%। कौन सी कक्षा में? 12वीं। अच्छा, और क्या कहना चाहोगे? सरकार की योजना है और इतनी जल्दी योजना जो है धरातल पर उतरती दिख रही है, क्योंकि कई योजनाएं बनती है लेकिन वो योजनाएं जनता तक पहुंचती नहीं, लोगों तक पहुंचती नहीं। यहाँ पर आपकी देवरी विधानसभा में पहुंच रही विधायक के माध्यम से। सर, ये हम पटेरिया जी के लिए धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने इतना हम लोगों के लिए सहयोग किया, क्योंकि जो आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं उनके लिए ये राशि बहुत है। और खासकर कि अभी जो पढ़ाई हो रही है वो इस मतलब अच्छे लेवल पे हम लोग कर सके, और ये स्कूटी प्रदान की है कि हम लोग जो दूर से आते हैं, जैसे हम भी सागर पढ़ने जाते हैं, तो हम लोगों के लिए कोई ज्यादा दिक्कत ना हो, उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी। और मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहोगे? उनके लिए मैं धन्यवाद ही कहना चाहूंगी कि उनने मुझे इतना मतलब छात्राओं के लिए इतना कुछ सोचा, इतना कुछ किया। जी बेटा, आप का नाम क्या है? अनामिका शुक्ला। बेटा, ये जो योजना है एक अनोखी पहल है आपके यहाँ के विधायक की, आप इसको किस नजर से देखते हैं और क्या कहना चाहोगे? हम इसे बहुत ही गर्व की नजर से देखते हैं। हमें बहुत गर्व है कि आज हमारे देवरी विधानसभा के पटेरिया जी ने छात्रों के लिए इतना कुछ किया है, क्योंकि इससे छात्रों के लिए उत्साह व मार्गदर्शन मिलता है, जिससे कि बच्चा और अच्छे से मन लगा के पढ़े और अच्छे परसेंटेज लाए। ये तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद बच्चे जिन्होंने यहाँ के विधायक के साथ जो योजना का लाभ और सम्मान जो कि उन्हें मिला है और अच्छी कक्षा में अच्छे परसेंटेज बनाना और एक अनोखी पहल जो कि यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार और इस विधानसभा में जमीन पर उतरने वाली योजना जो कि आज देखने को मिल रही है। हॉर्नबिल टीवी के लिए स्टेट हेड अमृत शर्मा, सागर।
उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग द्वारा कार्यशाला और मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं से संबंधित कानूनों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह ने की, जबकि उपाध्यक्ष अपर्णा यादव समेत अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में महिलाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर गंभीर विचार विमर्श हुआ और आयोग द्वारा अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। सदस्यों ने महिलाओं से संबंधित समस्याओं पर अपने सुझाव दिए। आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को हर संभव सुरक्षा प्रदान करना है और आयोग प्रदेश भर में महिलाओं के विकास और उनके मुद्दों पर गंभीरता के कार्य कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जहां भी किसी महिला के साथ अन्याय होगा, आयोग उनके साथ खड़ा रहेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान, इनसे बात करेंगे। महिला आयोग की बैठक होने जा रही है। मैम, बैठक होने जा रही, क्या कुछ किस लिए बैठक होने, क्या फैसले लेंगे मैम? एक्चुअली आज हमारी मासिक बैठक है जो महीने में एक बार होती है, जिसमें पिछले महीने की कार्रवाई सामने आती है। आज स्पेशली थोड़ा और स्पेशल बैठक इसलिए बन जाती है क्योंकि आज हमारे 6 महीने के जो पीछे की कार्रवाई है, हमने क्या किया, कहाँ हम खड़े हैं, क्या क्या हमारी प्रोग्रेस रही, उसके सिलसिले में आज हमने बैठक बुलाई है यहाँ। और सबसे उनकी अपनी एक चार्ट रिपोर्ट भी मंगाई है वहाँ से कि जो भी हमारी माननीय सदस्य हैं, जो भी उपाध्यक्ष हैं या मैं, कि हमने कितने ज़िलों में विज़िट किया, कितने ज़िलों में जाके हमने क्या क्या काम किया, ये है। दूसरा, आज जो ज़िले पहले थे और अब हम उनको चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ये है, जो हमारा सिस्टम बना हुआ है कि हम 6 महीने बाद ज़िले फिर से चेंज करेंगे, जिससे सबको एक अलग अलग तरीके से काम करने का मौका मिलता है, अलग अलग जगह जाने का मौका मिलता है। तो आज विशेष रूप से तो ये चीज़ें हैं कि पुराने काम की सारी रिपोर्ट लेनी है और नए ज़िलों का वितरण करना है। और ज़िलों के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे जो काम करने का तरीका है वो हमारा तहसील और ब्लॉक लेवल पे काम करने का तरीका है। तो हमारी जितनी सदस्य हैं या हम भी लोग हैं, तो हम तहसील और ब्लॉक लेवल तक के काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसका जब काम इतना करते हैं तो उसकी रिपोर्ट भी ज़्यादा होती है। तो इसी सिलसिले में आज मीटिंग हुई है हमारी। जी मैम, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माइनर बच्चियों के साथ रेप जैसी घटनाएं सामने आ रही, इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार महिलाओं को जागरूक करती है और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार बैठकें करती रहती, आप लोग भी बैठक करती रहती हैं। इसको लेकर क्या कोई बड़ा निर्णय लेंगी? क्या कोई महिलाओं को लेकर कोई जागरूक अभियान चलाएंगी? क्योंकि ऐसे उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस तरीके से रेप हो रहा है, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए एक चुनौतीपूर्ण। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि संज्ञान तो इसमें सरकार भी बहुत ले रही है। और आपको पता है कि कितने कड़े कानून उन्होंने बनाए हुए हैं। तो बिल्कुल 100% की अगर दोषी है तो वो अगर ज़मीन के अंदर भी है तो उसको भी गाड़ के निकालने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और रहा अवेयरनेस का काम, तो हमारा भी जो संगठन, मतलब हमारा जो आयोग है, वो भी पूरी तरह से अवेयरनेस के काम कर रहा है। चाहे वो हम तो स्पेशली, चाहे वो बच्चियों को संभालने वाली बात है, जहाँ संस्कारों की बात आती है वहाँ उस पर भी बात करते हैं, या वो हमारे उनके अधिकारों के, खुद की महिलाओं के अधिकारों की बात है, उस तरह की बात भी करते हैं, जिसमें स्कूल में जाके या कहीं भी हम कुछ ऐसे चौपाल लगा के, या हम जहाँ भी सारी जगह होती है, तो अवेयरनेस का काम तो हम कर ही रहे हैं। पर मुझे लगता है कि जब ये इस तरह की कहीं हरकत होती है तो जो विक्षिप्त मानसिकता के लोग होते हैं तो वो इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात को पता होने के बावजूद भी, कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो इतना कड़ा कानून है कि छेड़ना या उठा के ले जाने वाली बात तो अलग है, कि अगर आंख उठा के भी कोई देख ले महिलाओं की तरफ, तो मुझे लग रहा है कि आज वो बख्शा नहीं जाएगा अगर गलत तरीके से देख ले। अगर उसके बाद भी ये घटनाएं होती हैं तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित रूप से ये भी पक्का है कि अपराधी हो सकता है उस दिन न मिले, 2 दिन न मिले, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिलेगा। मिलता है तो उसको, आपको पता ही है कि आपको उसकी सजा का प्राविधान बहुत कड़ा है। तो हम, और जागरूकता की बात रही तो मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा जागरूक हमें भी होना पड़ेगा, थोड़ा पेरेंट्स को भी थोड़ा जागरूक होना पड़े, और थोड़ा अपने बच्चों पे ध्यान रखें, वैसे भी ध्यान रखें, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, कौन उनके दोस्त हैं, किसके साथ जा रहे हैं। तो ये चीज़ें तो हम पहले से भी कहते आए, और हमारे परिवार में हमारे माँ बाप भी हमसे पूछते थे कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ हैं, वो भी ध्यान रखते थे। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी अब थोड़ा सा बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। आज लखनऊ में अलविदा की नमाज शहर की विभिन्न मस्जिदों में अदा की गई। सुन्नी समुदाय की टीले वाली मस्जिद
और शिया समुदाय की असीफी मस्जिद में बड़ी जमातें हुए। नमाज में मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई। असीफी मस्जिद में मौलाना येद कल्बे जवाद नकवी ने नमाज अदा कराई। सुरक्षा के लिहाज से ड्रोन कैमरे से निगरानी भी रखी गई और पुलिस बल तैनात किए गए। पश्चिमी डीसीपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने सुरक्षा व्यवस्था पर बातचीत की है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीसीपी हैं। आज नमाज अदा होने जा रही है, इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डीसीपी सर। क्या कहना चाहेंगे, आज जुम्मे की नमाज अदा करी जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? जुमे की नमाज अदा की जा रही है और शांतिपूर्वक ढंग से ये नमाज चल रही है, आप देख रहे हैं। इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया है गए हैं, पर्याप्त मात्रा में फोर्स जो है लगाई गई है। हमारे करीब 8 कंपनी पीएसी कंपनी आरआरएफ भी लगाई गई हैं। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन से निगरानी और रूफटॉप ड्यूटियाँ, महिला पुलिस, सादे में पुलिस सभी लगाया गया है। और इसके अलावा हम लोग 24/7 सोशल मीडिया की भी निगरानी कर रहे हैं, जिससे ये नमाज अच्छे से होता है। कितनी फोर्स लगाई गई टोटल? करीब 1000 के आसपास पुलिस पर्सन। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे डीसीपी। इनका साफ तौर पर कहना है कि ड्रोन से निगरानी करी जा रही है। 1000 के करीब यहाँ पर पूरी फोर्स तैनात करी गई है। आप मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा पैन करके दिखाएं किस तरीके से ड्रोन से निगरानी करी जा रही है, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज अलविदा होनी है। इसको लेकर लगातार यहाँ पर कानून व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारी फोर्स बल तैनात किया गया है। कुछ ही देर में यहाँ पर पूरी नमाज अदा करी जाएगी इमामबाड़े के अंदर और टीले वाली मस्जिद के अंदर। दोनों तरफ नमाज अदा करी जाएगी। इसको लेकर चारों तरफ से जो बैरिकेटिंग है, जो रास्ते हैं, वो डाइवर्जन कर दिए गए हैं, क्योंकि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमाज को लेकर लगातार बैठक करी थी डीएम और डीजीपी के साथ उत्तर प्रदेश में। इसको लेकर लगातार कड़े निर्देश दिए थे, किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो, इसको लेकर कड़े इंतजाम किए गए। हाँ जी। देखिए, ये अलविदा का जुमा है, आखिरी जुमा है रमज़ानुल मुबारक का। और बस मेरा हिंदुस्तान की आवाम को एक पैगाम है, और वो ये है कि बड़े सुकून और अदब के साथ तमाम मज़ाहिब के लोग जो हैं वो एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें और एक दूसरे के साथ मिलजुल के कोई भी त्यौहार हो, कोई भी फंक्शन हो, हम सब लोग मिलजुल के करें। ये तो पॉलिटिकल लोगों का काम है कि कौम को डिवाइड करना। हिंदुस्तान एक किसी ज़ात का नाम नहीं है, बल्कि एक कौम का नाम है। हम सब एक ही कौम के लोग हैं और हमारे ही ज़रिए से देश चलेगा। इसको कोशिश की जा रही है डिवाइड करने की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। हम लोगों ने पूरी ताकत। देखिए, ईद भी हम बिल्कुल सुकून और हिंदुस्तान की सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कानून और ला के एतबार से हम उसी तरीके से नमाज अदा करेंगे। और कोशिश इस बात की जाएगी कि देखिए, नमाज ये जो कहा जा रहा है कि रोड पे ना पढ़ें, हमारे डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने इसको बारहा कहा है कि आप रोड पे कहीं ऐसी जगह नमाज ना पढ़ें कि जहाँ अगर कोई बीमार है, किसी की डिलीवरी होनी है, उनका रास्ता बंद हो जाए, उनको परेशानी हो। नमाज का मतलब ये नहीं है, चाहे वो ईद की हो या हो, कि दूसरों को आप तकलीफ़ पहुँचाएँ। एक दूसरे का पूरा भरपूर ख्याल रखें। थैंक यू। मुझे डॉक्टर मज़ाहिर अली कहते हैं, मैं शिया कॉलेज के अंदर प्रोफेसर हूँ, पर्शियन पढ़ाता हूँ। ठीक। आज जुम्मे की अलविदा नमाज थी आखिरी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अभी जो खुतबे में इरशाद फरमाया कल्बे जवाद सर मौलाना ने कि तो हिंदुस्तान में जो है वो थोड़ा शांति रहे और सभी भाईचारे के साथ इसको आगे फॉलो करें, उसको ही एक संदेश दिया है। और कैसे जुल्म के खिलाफ लड़ना है, उसके आगे उन्हीं ने कंटिन्यू किया। नमाज अलविदा करने के बाद अब देश भर में ईद बनाई जाएगी, इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, अभी सभी लोग ईद के लिए रेडी हैं और मोटिवेट हैं कि आगे आने वाले सभी धर्म मिलके एक साथ इस खुशी को, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें और अपने हिंदुस्तान में अमन और आराम चैन बना रहे। 1 महीने इंतज़ार के बाद आज अलविदा की नमाज अदा हो चुकी है। इस वक्त मैं इमामबाड़े पर खड़ा हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो हैं वो नमाज अदा करके निकल रहे हैं। अब इसके बाद देश भर में धूमधाम से ईद मनाई जाएगी और इसको लेकर लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने कल बड़ा
बड़ी बैठक करी थी जिसमें कानून व्यवस्था को लेकर, दुरुस्त करने को लेकर लगातार सभी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि नमाज अदा होते समय किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो, इसलिए भारी पुलिस फोर्स बल भी तैनात किया गया था। साथ ही ड्रोन से सारी निगरानी रखी जा रही थी, जिसकी प्रकार से कोई भी चूक नहीं हुई और संपन्न हुई ये नमाज जो थी, वो अलविदा की नमाज जो थी वो यहाँ पर हो चुकी है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से लोग नमाज पढ़ने के बाद यहाँ से इमामबाड़े से निकल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा आज विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का आयोजन कर रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक कदम है। इस महोत्सव में भाग लेने वाले छात्र भविष्य में संसद में अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। इसके पीछे यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का महत्वपूर्ण योगदान है, जिन्होंने 2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद विधानसभा में तकनीकी और नवाचार के जरिए कई बदलाव किए। पेपरलेस कार्यवाही और अन्य सुधारों से विधानसभा में सकारात्मक बदलाव आए, जिनकी गूंज देश विदेश तक हो रही है। इस परिवर्तन और युवा संसद महोत्सव की परिकल्पना कैसे साकार हुई, यह जानने के लिए सुनिए यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की जुबानी। नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय से जुड़े हुए और संसदीय कार्य विभाग से जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण, अन्य उपस्थित महानुभाव और प्रदेश के विभिन्न जनपदों से यहां पर उपस्थित भारत की युवा ऊर्जा के जीवंत स्वरूप मेरे युवा साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी का देश। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि हम इस देश के बड़ी संख्याओं में युवाओं को नेतृत्व की क्षमता प्रदान करें, उनको बात करें। उसी निमित्त आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 240 पार्टिसिपेंट्स आए हैं। ये प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट्स में से हर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत इस प्रकार की डिबेट्स हुई थी। वहाँ से 3 लोग चुनकर आए और टोटल 240 लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जितने भी जो उनको टॉपिक्स दिए गए हैं कि हमारे 75 वर्ष देश की आज़ादी के बाद हमारे जो कर्तव्य हैं, जो अधिकार हैं और जो भविष्य है, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए डिबेट है यहाँ। तो उसके ऊपर आज बहुत सार्थक डिबेट हुई है। कुछ बच्चों के द्वारा भी बहुत प्रभावी ढंग से और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखी गई है। उत्तर प्रदेश का एक संदेश आज सौभाग्य से पूरे देश में जाता है और नौजवानों के अंतर्गत नेतृत्व की क्षमता डेवलप करने का विधानसभा से बड़ा और कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता था। आज का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। ये आज से लेकर कल लेट नाइट तक आज लगभग 120 बच्चों के बोलने का है और लगभग 120 बच्चों के बोलने का कल समय दिया जाएगा। तो ये डिबेट होगी। इसमें से जो 3 बच्चे चुनकर जाएंगे, ये जूरी में भी हमारे बहुत जो पैनल है बहुत लर्नेड और बहुत विद्वान माननीय विधानसभा के सदस्यों का है। तो 3 लोग यहाँ से चुनकर जाएंगे। तो इसकी पूरे देश में सारे स्टेट से जो लोग चुनकर आएंगे उसकी एक डिबेट पार्लियामेंट में होगी और वहाँ पर इसको अवॉर्ड किया जाएगा। सर, जैसा कि यूपी का जो है मैसेज आपने कहा पूरे देश में जा रहा है, जिस तरह से यूपी विधानसभा में बदलाव हुए हैं 2017 के बाद से, आपके आने के बाद से तमाम तरह से लोग आते हैं यहाँ पे, किस तरह से माहौल बन गया है और अचानक युवा संसद महोत्सव का आयोजन कैसे माइंड में क्लिक किया गया? क्या इसके पीछे? देखिए, युवा संसद का आयोजन हमारे पास लोग आए थे, उन्होंने कहा कि करना है कहीं प्रदेश में। तो मैंने कहा कि विधानसभा का मंडप जो है इससे बढ़िया जगह कोई नहीं हो सकती। और विधानसभा के उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार के नवाचार विगत 3 वर्षों के अंतर्गत हुए हैं, कि बिल्डिंग में कई अवसरों के ऊपर कहता हूँ कि बिल्डिंग खूबसूरत बनाना केवल उद्देश्य नहीं है, बिल्डिंग के माध्यम से विधायिका की गरिमा को उसको पूरे देश और दुनिया में पहुँचाना, ये महत्व की बात थी। जैसे हमने रूल बुक बदल दी, जैसे हमने कई नवाचार किए हैं। मतलब बिल्डिंग के साथ साथ बिल्डिंग की आत्मा हमारा लेजिस्लेशन है, हमारी विधायिका है।
जैसे अभी मैंने बच्चों को संबोधित करते हुए बात कही कि लोग कभी अपने इंटरेस्ट के लिए इंस्टीट्यूशन को डैमेज कर देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इंस्टीट्यूशंस की सैनिटी बनी रहेगी, इंस्टीट्यूशंस का महत्व और सम्मान बना रहेगा तो हमारा भी सम्मान बना रहेगा। तो अगर इंस्टीट्यूशन के सम्मान के लिए अपना अहित भी होता है तब भी लोगों को इसमें संकोच नहीं करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से अपना हित आगे रहा, इंस्टीट्यूशंस का हित पीछे रहा। तो ये संदेश भी हम नौजवानों के माध्यम से समाज में देना चाहते हैं और मुझे लगता है कि एक प्रभावी संदेश यहाँ से पूरे प्रदेश में जाएगा और नौजवान उत्साहित होंगे नेतृत्व के लिए, अनुशासन के लिए और लाइफ में कुछ आगे कर गुजरने के लिए, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक सर, थैंक यू। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।